तभी अचानक एक बड़ा सा चमगादड़ आकर सीधा दक्ष को झपट्टा मारता है सामने। चमगादड़ दक्ष के सीने पर बैठता है। चमगादड़ अपनी गुस्से से लाल आंखों से दक्ष की तरफ देखता है और धीरे से अपना एक पैर उठाकर दक्ष की आंख की तरफ ले जाने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं पति बना जिन का पार्ट 2। दोस्तों, लेकिन आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि जो लोग इस चैनल पर नए आते हैं वे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोग लाइक्स और कमेंट्स किया करें ताकि हमें पता चले कहानी आपको पसंद आ रही है या नहीं है, या कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। भोर की अंधेरी रात में बिजलियां कड़क रही और थोड़ी देर में बहुत बड़ा तूफान भी आ जाता है। और इसी तरह का तूफान रति के दिल के अंदर भी चल रहा है। वो यामिनी के बर्बादी की खबर सुनने के लिए बेचैन है। रात को उसको एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन उसको पता नहीं कि उसने जो तूफान खड़ा किया है उसने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है। यामिनी के पूरे परिवार को, दक्ष के पूरे परिवार को इस तूफान में उसने समेट लिया है और तूफान बढ़ता ही जा रहा है। उनके पालतू कुत्ते के भौंकने की आवाज अभी भी कम नहीं हुई है। इसीलिए तो दादी को बहुत ज्यादा टेंशन है। भले ये लोग उसको पुराने ख्यालात की समझे, लेकिन उसको पता है उसके जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। दादी किसी आने वाली आशंका से चिंतित है। इसीलिए तो सारे लोग इकट्ठा दादी के पास बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, लेकिन सबके कान दक्ष की रूम की तरफ है। जरा सी भी आवाज आती है तो सारे लोग चौंक जाते हैं और उनको ये डर लगता है कि कहीं कोई और मुसीबत तो नहीं आ गई है। दादी सब पर चिढ़ जाती है। दादी कहती है, जब ये शराब पीकर नशे में घर पे आया था उसी वक्त अगर इस बात को सबने लेकर बोला होता और ध्यान दिया होता तो आज ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। दादी की बात सुनकर सब लोग शर्म से नीचे गर्दन झुकाते हैं। दादी कहती है, मेरे पोते की सुहाग रात तो काली रात बन गई है। तभी भाभी चीढ़कर बोलती है, आप लोग यामिनी के बात पर बिलीव क्यों नहीं करते हो? जब वो कह रही है कि दक्ष बाबू ने उसके साथ बड़ी दरिंदगी से सुहागरात मनाई है, क्या आप लोगों को वो खाली दूध का गिलास दिखता नहीं? क्या आप लोगों को वो मसले में फूल नजर नहीं आते? वो बिखरी पड़ी चादर? तभी कुछ गिरने की आवाज आती है और जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज भी आती है। उसी के साथ दक्ष की चीख सुनाई देती है। सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और दौड़कर उस तरफ निकल जाते हैं। जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। दक्ष रूम के सामने पड़ा हुआ नजर आता है और वो दर्द से करा रहा है। सभी दक्ष को उठाते और पूछते हैं क्या हुआ। दक्ष अपनी आप बीती सुनाता है। दादी और भाभी को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों गुस्से से उठकर कमरे में चली जाती है और यामिनी से सवाल जवाब करने लगती है। यामिनी से पूछती है कि तुमने दक्ष के साथ इतना अत्याचार क्यों किया? यामिनी कहती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। उनसे पूछिए जरा कि मेरे साथ कितना बेदर्दी से उन्होंने बिहेव किया है। ये ऐसे कोई सुहागरात मनाता है जानवरों की तरह? और सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी इतना टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। गंदी गंदी गालियां दी जा रही है और बेहुदा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जरा पूछिए उनसे आप। तभी दक्ष कहता है, इस बंगले में जरूर कोई है जो मुझे टॉर्चर कर रहा है। सब लोग तनाव में आ जाते हैं। तभी अचानक छत के ऊपर कोई भारी सी चीज गिरने की आवाज आती है। सब लोग डर जाते हैं, दौड़कर छत के ऊपर जाते हैं। देखते हैं तो वहां कोई नहीं है। अब आवाज कमरों में से आने लगती है। दादी अलर्ट हो जाती है और सभी के हाथ में
लाठी डंडा और कुछ हथियार नुमा दे देती है और सब लोग एक एक कमरे की जाके तलाशी करते रहते हैं। सारे कमरों की तलाशी करके निकलते हैं और जैसे ही राहत की सांस लेने वाले होते हैं तभी वापस दोबारा कमरे में से आवाज आती है। तभी अचानक एक बड़ा सा चमगादड़ आकर सीधा दक्ष को झपट्टा मारता है सामने। दक्ष जमीन पर गिरता है और जोर से चीखता है। वो चमगादड़ दक्ष के सीने पर बैठता है। दक्ष को ऐसा लगता है कि जैसे उसके सीने पर 100-200 किलो का पत्थर रखा हुआ है। दक्ष बहुत डर जाता है। तभी सब लोग उसके पास दौड़कर आते हैं और उस चमगादड़ को भगाने की कोशिश करते हैं। चमगादड़ अपनी गुस्से से लाल आंखों से दक्ष की तरफ देखता है और धीरे से अपना एक पैर उठाकर दक्ष की आंख की तरफ ले जाने लगता है। तभी अचानक दादी की सूझबूझ से दादी एक डंडा उसके सर पे मारती है। चमगादड़ बहुत गुस्से में आता है और टर्न करके वहां से उड़ जाता है। दादी और सब लोग मिलकर दक्ष को उठाते हैं, दक्ष को पानी पिलाते हैं। दक्ष थोड़ी राहत महसूस करता है। तभी दक्ष को उसी चमगादड़ का साया एक खिड़की में नजर आता है। दक्ष बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे सबको इशारे से दिखाता है, लेकिन किसी को कुछ नजर ही नहीं आता। दादी को लगता है कि शादी समारोह में बहुत ज्यादा काम होते हैं, इसलिए थकान होती है और मानसिक तनाव भी ज्यादा होता है। इसलिए दादी दक्ष को आराम करने की सलाह देती है। साथ ही दक्ष की भाभी से कहती है कि बहू, कल तुम इसकी नजर उतार लेना, क्योंकि शादी समारोह में अक्सर दूल्हा दुल्हन को नजर लगती है। बहू कहती है, क्या माँ, आप तो जानते हैं कि ये पूरे के पूरे नास्तिक है। देखा ना आपने, शादी में भी रस्में पूरी करने के लिए इनकी कितनी मिन्नतें करनी पड़ी, तब जाकर ये तैयार हो गई। दादी और भाभी बातें कर ही रही होती है, तब तक दक्ष अपने कमरे तक पहुंच चुका होता है। दक्ष जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है और सामने देखता है तो दंग रह जाता है। सामने फर्श पर यामिनी पड़ी है। उसके सूखे और मुरझाए चेहरे की लिपस्टिक उसके सारे चेहरे पर लग चुकी है। उसकी बिंदिया सरक चुकी है, कपड़े उसके अस्त व्यस्त हो चुके हैं। दक्ष डर जाता है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो जार जार रोने लगता है। दक्ष ये सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि जिसको जिंदगी भर की खुशियां देने के लिए लाया था, उसे एक पल की खुशी नहीं दे पाया मैं। वो दुखी होता है और यामिनी को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है जब जब उसने यामिनी को छुआ तब तब कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वो हाथ वापस खींच लेता है। वो लाचार सा दामिनी का नाम लेते हुए वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी दामिनी की दर्द भरी आवाज उसको चौंका देती है। वो पलटकर देखता है तो दामिनी अर्ध बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही है। दक्ष, प्लीज अब और टॉर्चर मत करो मुझसे नहीं सहा जाता। आई विल डाई। दक्ष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे यामिनी का ये दर्द देखा नहीं जाता है और वो वहां से उठकर जाता है और हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। काफी कोशिशों के बावजूद भी दक्ष को नींद नहीं आती है। सुबह हो जाती है। सारे परिवार के लोग एक एक करके वहां आ जाते हैं। दादी और भाभी उससे सवाल जवाब करने लगती है कि बहू के पास सोने के बजाय तू यहाँ क्या कर रहा है। उनके फोर्स करने पर दक्ष कहता है कि अब यामिनी के साथ रहना असंभव है। सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी को सदमा लगता है। तभी अचानक एक लंबा चौड़ा बढ़ी हुई दाढ़ी लंबे बाल वाला एक युवक घर के अंदर प्रवेश करता है। दादी उसको देखते ही कहती है, अरे शास्त्री जी, आइए आइए आइए। सब लोग देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। दादी कहती है कि आइए शास्त्री जी, बैठिए। शास्त्री जी आकर बैठते हैं और सारे घर का मुआयना करने लगते हैं। वो चारों तरफ नजरें घुमाते हैं घर में और ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और दादी से कहते हैं, माता जी,
आपके घर में कोई बुरी साया है। यह सुनते ही दक्ष भड़क जाता है और शास्त्री को बुरा भला कहने लगता है। कहता है कि तुम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो, भूत प्रेत तो होते ही नहीं है और मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता। तभी दादी कहती है, दक्ष सुनो तो सही। दक्ष दादी से भी भिड़ जाता है। तभी अचानक यामिनी अपनी बदली हुई आवाज में कहती है, तू मुझे भगाने के लिए आया है, लेकिन तुझे जिन्न की ताकत का पता नहीं है। मैं बताता हूँ तुझे जिन्न की ताकत क्या होती है। और यामिनी शास्त्री को पकड़ के उठा के पटकने लगती है, शास्त्री को मारने लगती है, उसके पूरे कपड़े नोच देती है। सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोई सुझाव हो तो जरूर दे दे और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।